नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। शरद पवार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषित किया था कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पुनः बांधनी यानी कि पक्ष को, संगठन को एक बार फिर खड़ा करने की कवायद बहुत जल्द शुरू कर देंगे। इसी कड़ी में उन्होंने नासिक के पास येवले में एक रैली भी की और उसके बाद से क्लोज डोर मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लोग ये मान रहे थे कि अब तक शरद पवार जो हैं वो क्लोज डोर मीटिंग के माध्यम से चौके छक्के चटकाएंगे और अपने भतीजे को बिल्कुल ठिकाने लगा देंगे। अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शरद पवार इनकी भूमिका पर संदेह भी खड़ा किया जा रहा है। हालांकि शरद पवार सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं कि वो पूरी तरह से इंडिया यानी कि विपक्ष के नए गठबंधन के साथ में है और वो बीजेपी के साथ कतई और कभी भी शामिल नहीं होंगे। तो शरद पवार जहां एक और अपनी ताकत अनुसार क्लोज डोर मीटिंग का दौर आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अजित पवार ने अहम फैसले लेना शुरू किया है और उन्होंने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, जिसके वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उसे आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए तेजी से कदम उठाना शुरू किया है। कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के होम टाउन यानी कि थाने में एक सेंट्रल लोकेशन पे पार्टी ऑफिस शुरू की। जब उन्होंने पार्टी ऑफिस शुरू की तो कईयों की नजरें जो थी वो एकदम खुली की खुली रह गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अजीत पवार इन्होंने बिल्कुल वहीं पर जाकर पार्टी ऑफिस खोली जो कि सुप्रिया सुले के हम खास हैं या फिर शरद पवार को जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास है। मैं बात कर रहा हूं जितेंद्र आह्वाड की। अपनी स्पीच में अजीत पवार ने थाने में यह कहा कि वो पुरानी पार्टी ऑफिस में इसीलिए बैठना नहीं चाहते क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहते। वो नई पार्टी ऑफिस के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे मिलेंगे और एक नई शुरुआत करो। जितेंद्र आह्वाड ने भी इसका जवाब दिया और जवाब देते हुए ट्वीट पर कहा कि अब तक जो भी मुझसे टकराया है हमेशा खत्म हो गया। कुल मिलाकर शरद पवार ये कोई बड़ा कदम उठाए न उठाए, अजीत पवार ने शासन आपल्या द्वारी और अब अलग अलग इलाकों में पार्टी ऑफिसेस शुरू करने के माध्यम से जिस एनसीपी के वो अध्यक्ष हैं उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्या वो सफल होंगे? उनकी रणनीति कितनी कारगर होगी? वो इस कार्यक्रम को कितना आगे बढ़ा पाएंगे? इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वसीम हैदर जी। वसीम हैदर जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को वो कई दशकों से कवर करते आए हैं और कई सारे पॉलिटिकल मामलों में उनका आकलन जो है वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। वसीम जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अजीत पवार लगातार अपने दांव खेलते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। क्या शरद पवार पिछड़ रहे हैं? अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरह से ये पूरा चल रहा है दोनों चाचा भतीजे का, कई चीजों में सवालिया निशान बार बार खड़े भी होंगे। आप भी खुद नजदीक से देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हुई है इसमें। अजीत पवार जरूर अलग चले गए हैं, आपने ये देखा, लेकिन अजीत पवार घर जाते हैं, घर में मुलाकात होती है और बहुत सारी चीजें हो रही है अभी तो। और शरद पवार का जो पुराना इतिहास है सब जानता है, पूरा देश जानता है और महाराष्ट्र के लोग तो जरूरत से ज्यादा जानते हैं कि शरद पवार का पुराना इतिहास क्या है। इसीलिए फिलहाल जो अजित पवार कर रहे हैं उनके पास जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, ये सब जानते हैं। क्योंकि हमें दिख भी रहा है कि जो कार्यकर्ता है जमीन पर, क्योंकि इनके साथ सारे नेता गए हुए, जितने बड़े नेता है
वो सब के सब इनके साथ चले गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। ऑफिस जो है कार्यकर्ता चलाते हैं, नेता अपने घर से काम करते हैं या उनकी अपनी अपनी ऑफिस होती है, लेकिन जो पार्टी ऑफिस होती है वो कार्यकर्ता चलाते हैं। जिला अध्यक्ष हुआ या फिर दूसरे अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष होते हैं, वो सारे लोग ऑफिस चलाते हैं। तो ऑफिस खोलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको दिखाना होगा कि मैं अलग हूँ और मैं अलग पार्टी बना के रह रहा हूँ, या जो पुरानी पार्टी है। अभी सवाल यही खड़ा होता है कि कौन सी एनसीपी इनके पास है, क्योंकि पवार साहब भी बोल रहे हो मेरी एनसीपी है, अजित पवार भी बोल रहे हैं मेरी एनसीपी है, और जिस तरह से चुनाव अभी हो नहीं रहा है तो कौन सी एनसीपी इनके पास है वो पता नहीं है। लेकिन इनका जो मिलना जुलना हो रहा है उससे लोग बड़े कंफ्यूज है, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है। इसलिए बड़े पवार के साथ कार्यकर्ता इस वक्त अभी भी मौजूद है, और यही वजह है कि शरद पवार जो एक दो रैली लेने के बाद बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, और अजित पवार जो है थोड़े बहुत कदम अपने उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो भी सत्ता में इस वक्त है, उप मुख्यमंत्री है, अपना काम कर रहे हैं, और सत्ता के लिए आए हैं तो उनको अपना काम भी करना है और उनको अलग हूँ ये दिखाना है। इसलिए पहली पार्टी की ऑफिस तो जरूर खोल ली, लेकिन आगे ये कितना काम करेंगे, कितना डैमेज करेंगे शरद पवार को, या शरद पवार इनको कितना डैमेज करेंगे, या दोनों एक ही है, क्योंकि ये सवाल अभी खड़ा होता दिख रहा है कि क्या दोनों एक ही तो नहीं। क्योंकि जिस तरह से इनका मेल मिलाप बढ़ रहा है, तो बहुत सारी जो नुक्ते होते हैं, जो चीजें होती है आदमी के जहन में आता है, पॉलिटिकली जो लोग जानते हैं कि आखिर ये क्या हो क्या रहा है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखिए, शिवसेना जब अलग हुई थी, दो शिवसेना अलग हुई थी, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें दिखने लगी थी, सड़क पर दिखने लगी थी। जिस तरह से कार्यकर्ता आपस में लड़ने भिड़ने लगे थे वो हमें दिखने लगा था, ऑफिस छीनी जा रही थी एक दूसरे से वो दिखने लगा था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप ये छोड़ के जा सकते हैं तो फिलहाल रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है मयूर जी। और जो हो रहा है इसको बहुत नजदीकी से देखना होगा कि क्या आखिर क्या हो रहा है। फिलहाल की स्थिति में सत्ता में अजित पवार है, उप मुख्यमंत्री है, सत्ता का जो सुख है वो भोग रहे हैं, तो उनको कुछ करके दिखाना है, जिनके साथ गए हैं उनको दिखाना है, दिल्ली के आंकड़ों को दिखाना है। और ये उसका एक कदम है कि उन्होंने एक ऑफिस खोल ली है। और रही पवार साहब की बात, पवार साहब ने जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं फिर निकलूंगा और सारी चीजें करूंगा, पार्टी को दोबारा खड़ी करूंगा। क्योंकि पवार साहब जानते हैं कि पार्टी के जो बड़े नेता है, जिन्होंने पार्टी शुरुआती दौर में इनके साथ थे, वो सारे के सारे चले गए हैं, और चले गए हैं, भेजे गए हैं, वो सारी चीजें, वो बात की बात है। तो उनको निकलना पड़ेगा, चुनाव को बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह 2024 में चुनाव होने हैं तो उनको निकलना पड़ेगा। वो निकल उस तरह से नहीं पा रहे हैं। फिलहाल सेहत की बात की जाए, पहले के मुकाबले सेहत फिलहाल ठीक भी दिख रही है। तो आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे सवाल ये दोनों चाचा भतीजे के बीच में ही छुपे हुए हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा सभी को। जी हाँ, ये आपने बहुत ही सटीक बात बताई। अगर मैं आपकी बात को सही मानकर आगे चलता हूं कि अभी भी संभ्रम है, तब भी मुझे एक चीज दिख रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के इलाके में ऑफिस खोल दी। यानी आप विरोध में रहें या समर्थन में रहें, रहम नजर पे रहें या किसी के कड़ी नजरों में, निगाहों में रहें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन बनाई, और जिस जगह पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वहां पर आपने अपनी ऑफिस खोल दी। क्या यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, या बीजेपी के लिए भी? देखिए, जो इलाके की हम बात कर रहे हैं, थाने, थाने में या तो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, या तो एनसीपी है। एनसीपी के भी कद्दावर नेता है। जिस तरह की बात की जाए, जितेंद्र आव्हाड बड़े कद्दावर नेता है, बहुत सालों से वहां पे जमे हुए हैं और पार्टी के लिए बड़े लेवल पर काम कर चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, तो कद्दावर नेता है। दूसरे अगर बात की जाए शिवसेना की, तो शिवसेना का मतलब थाने में देखा जाए तो शिवसेना का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है एकनाथ शिंदे है। तो ये दो पार्टी वहां पर है, ना तो वहां बीजेपी है ना ही उद्धव ठाकरे है, क्योंकि शिवसेना नहीं है वहां पर, शिंदे है, और एनसीपी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये शिंदे के गढ़ में जरूर ऑफिस खोली गई है। बीजेपी को कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनका गढ़ ही नहीं है वो। और दूसरी चीज, अगर ऑफिस खोलना ही था या दिखाना ही था, तो मुंबई जैसा एक बड़ा शहर इनके लिए मौजूद था। मुंबई में ऑफिस खोलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। आप खुद जानते हैं मुंबई में ऑफिस खुल जाती है तो कितनी बड़ी ऑफिस होती है, और कार्यकर्ता किस तरह जुड़ते हैं। मुंबई में एनसीपी पहले से ही कमजोर है। अगर उनको एनसीपी को मजबूत करना होता है, या पवार साहब की एनसीपी हो या फिर अजित पवार की एनसीपी हो, तो एनसीपी के लिए एक बड़ा स्पेस मुंबई में मौजूद है। लेकिन मुंबई में उस तरह से काम एनसीपी नहीं कर रही है, यानी स्पेस छोड़ के रखा गया है अजित पवार की तरफ से भी, शरद पवार की तरफ से। अगर अजित पवार को अलग दिखाना था तो मुंबई बड़ा जो था, बड़ा जिला है, यहाँ पर 36 एमएलए जीत कर आते हैं, 6 एमपीज है। यहाँ पर एनसीपी काम नहीं कर रही है, कर रहे हैं तो शिवसेना काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, यहाँ पर कांग्रेस काम कर रही है। तो स्पेस इन लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। अब आते हैं थाने पर। थाने में मयूर जी, जिस तरह से ये हो रहा है, कहीं ना कहीं शिंदे गुट के लिए नुकसान की
जो है वो चीजें हमें दिख रही है, क्योंकि या तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, अगर एनसीपी दोनों एक साथ हो जाती है तो वैसे भी वहां मजबूत है एनसीपी, अपना एक साथ कुछ टुकड़ा और उनके साथ जुड़ जाएगा तो वहां मजबूत हो जाएंगे, और नुकसान होगा तो शिंदे को होगा, क्योंकि थाने का मतलब शिंदे है, शिवसेना नहीं है, ये सब जानते हैं। तो यही वजह है कि ये अगर आप राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो शिंदे में सेंध लगाने की कोशिश अजित पवार की फिलहाल हमें दिख रही है। जी, बहुत सही बताया आपने वसीम जी, एकदम बाल की खाल निकाल कर हमारे सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस समय शरद पवार और अजीत पवार के रिश्ते चाहे कैसे भी हों, चाहे आप संभ्रम रखें या सीधी बात रखें, लेकिन इस पूरी बात का एक अर्थ और एक पॉइंट यही निकल के सामने आ रहा है कि कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के गढ़ में अब सेंध लगाने की कवायद अजीत पवार ने शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि ये प्रयत्न कितना ठीक रहता है या फिर एनसीपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कमजोर करने में कामयाब रहती है, क्योंकि यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मत विस्तार में ही अपनी ऑफिस खोलना, अगर अजीत पवार यहां पर अपना दम दिखाते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नुकसान होता है, तो सीधा एडवांटेज हो जाता है अजीत पवार को। दोस्तों, आज का एपिसोड ये आपको कैसा लगा? महाराष्ट्र की सड़क की राजनीति जो है उसके बारे में हमने आपको रूबरू करवाया। अगर ये एपिसोड को पसंद आया हो, यहां की चर्चा से आप सहमत हैं, तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।